Hello students, I am here with another class and this is my third class on IPC introduction. मैंने जैसा कि आप लोग को पहले भी बताया था कि हमें IPC के इंट्रोडक्शन या उसकी आउटलाइन बाउंड्री को क्रिएट करने में कम से कम 4 से 5 क्लास देनी होगी. आप हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा कि जो भी वॉट एवर वी आर रीडिंग, वी आर जस्ट गेटिंग अ ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, वी आर नॉट गोइंग डाउन इन द सब्जेक्ट. ये सारे सेक्शंस जो मैं भी आपको इंट्रोडक्शन में बता रही हूँ, ये सब मैं अपनी डेप्थ क्लासेस में रिपीट भी करूँगी. और आपको अगर मैंने जिस दिन से आपने मेरी आईपीसी पढ़ना शुरू किया, अगर आप एक हफ्ते ध्यान से मेरे इस बेसिक इंट्रोडक्शन को समझ लें तो आपको आईपीसी है क्या, आईपीसी में किस तरह की पनिशमेंट है, एक कहते हैं ना एक सब्जेक्ट का आइडिया, मैं वो आइडिया आपको देना चाह रही हूँ कि जब हम डेप्थ में जाएं तो आपको मेरी सारी बातें समझ में आए कि ओ येस ओके आई कैन को रिलेट दिस विद दैट. दूसरा ये है कि मैंने आपको लास्ट क्लास में ही कहा था कि हम इस बार पढ़ेंगे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, मतलब वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ बाउंड्री लाइन ऑन ओवरव्यू ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन गिवन इन इंडियन पीनल कोड. सो अगर हम देखें तो ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन के लिए सेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास 354 है, 354A है, और उसके बाद 354B है, 354C है, 354D है, 509 है, 375 है, 376 है. एक सेक्शन हम इसमें और भी ऐड कर सकते हैं. वैसे तो ग्रेजुअली जब भी हम ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं तो वो सेक्सुअल ऑफेंसेस से ही रिलेटेड होता है, बट ऑब्वियसली जितने सेक्शंस हैं दे ऑल आर सम और द ईदर रिलेटेड विद सेक्सुअल ऑफेंसेस, रिलेटेड विद मॉडेस्टी ऑफ वुमेन. बट एक सेक्शन और है 498A. टेक्निकली इट इज़ नॉट ऑफेंसेस अगेंस्ट एनी सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और रिलेटेड टू बॉडी, बट येस इट इज़ रिलेटेड टू माइंड एंड मैनी मोर थिंग्स. आजकल तो 498A इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर मैरिड वुमेन्स, एक उनके लिए एक तरीके की रिलीफ दी गई है. सो अब मैंने जो आपको सेक्शंस बताए हैं आप उसे नोट करिए. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि हम आज ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन करेंगे तो आप ये सेक्शंस नोट डाउन करें. 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 509, 375, 376 और एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए 498A. तो ठीक है, अब आप इसके बाद अपनी खोलिए बेयर एक्ट और आप आइए कम डाउन टू सेक्शन 354. सो 354 सेज, 354 का पहला ही वर्ड कहता है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू आउटरेज हर मॉडेस्टी. अब देखो 354 में दो नए वर्ड मिले हमें. इसकी हेडिंग में लिखा हुआ है असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स. बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स देखते हैं. असॉल्ट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 351 एंड क्रिमिनल फोर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 350. तो पहले इन शब्दों को समझने के लिए हम 350 और 351 पढ़ेंगे. चलो अब 350 में देखते हैं 350 क्या कहता है. क्रिमिनल फोर्स, हुएवर इंटेंशनली यूजेस फोर्स. वैसे फोर्स डिफाइंड है 349 में. फोर्स का मतलब होता है फिजिकल फोर्स, मतलब फिजिकल फोर्स का यूज़ होना उसमें ज़रूरी होता है. तो आप इस बात को समझ लीजिएगा और नोट भी कर लीजिएगा कि फोर्स इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 349. और बाकी जो इसमें आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, ये क्रिमिनल फोर्स की बात करता है तो फोर्स जो है वो डिफाइंड है अंडर सेक्शन 349. बट हाँ, फोर्स का मतलब आप मुझसे अभी फ़िलहाल के लिए ये समझ सकते हैं कि किसी फोर्स का मतलब किसी को पुश कर देना, कुछ ऐसा फोर्सफुली कर देना जिससे अगले का कोई हमारी इंटेंशन और नुकसान हो जाए. जैसे कि कोई गाड़ी में बैठा है, उसने हैंड ब्रेक लगाई है और मैंने हैंड ब्रेक पुल कर दिया, मैंने कहा बाय बाय, तो मेरी उस हैंड ब्रेक पुल करने और उसको डाउन करने की जो फोर्स है उससे अगले का नुकसान हुआ, भाई वो तो जाके खाई में गिर गया. सो दिस ऑल इंक्लूड्स फोर्स, बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिमिनल फोर्स. कोई डॉग चेन से बंधा था, उसका क्लैम्प खोल दिया, वो सड़क पे दौड़ा और उसने किसी को काट लिया. दीज ऑल आर फोर्स. अब क्रिमिनल फोर्स को आगे देखते हैं, वो कहता है विदाउट द पर्सन्स कंसेंट
इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस, मतलब मैं अगर कोई क्रिमिनल फोर्स यूज कर रही हूं किसी के ऊपर कुछ भी, किस लिए? कि मैं कोई ऑफेंस कर सकूं। ऑफेंस का कमिट होना भी मेरे माइंड में होना चाहिए। और इंटेंडिंग बाय यूज ऑफ सच फोर्स टू कॉज और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट बाय यूज ऑफ सच फोर्स ही विल कॉज इंजरी, फियर और अनॉयंस। देखो अब इंजरी, फियर और अनॉयंस, जरूरी नहीं है कि उसको दर्द हो, बट उसको उस दर्द के होने का डर, या फिर किसी चीज़ से वो इरिटेट हो रहा हो, मैं कोई ऐसी चीज़ कर रही हूँ जो कि उससे इरिटेट हो रहा हो, तो दीज ऑल कम्स इनटू क्रिमिनल फोर्स। इससे हो क्या रहा है? इंजरी। इंजरी में क्या आ गया? बॉडी, माइंड, रेपुटेशन, जो हमने पहले इंजरी में पढ़ा है। अनॉयंस का मतलब चिढ़। हमने किसी को, जैसे यू आर गेटिंग माई पॉइंट, हम बचपन में किसी को धप्पा मारते हैं, तो हम धप्पा मारते हैं तो वहाँ हमारी इंटेंशन नहीं होती है, बट अगर हमें पता है कि किसी को हार्ट अटैक आ सकता है और हम कुछ ऐसा फोर्स अप्लाई करते हो कि वो शॉक से मर जाए, सो ये सब क्रिमिनल फोर्स में आता है। सो मतलब ये कि जो क्रिमिनल फोर्स यूज़ करता है, मतलब किसी के अगेंस्ट फोर्स यूज़ करना, या तो उसको इंजरी पहुंचाने के लिए, या इसको अनॉय करने के लिए, या उसको फियर करने यानी डराने के लिए। फोर्स में बेसिकली बॉडी में मोशन लगाया जाता है। अब वो कैसे हो सकता है? सीधे बॉडी पे हाथ फेर के भी हो सकता है, वो गाड़ी के ब्रेक खींच के भी किए जा सकते हैं, वो इनमें से किसी भी तरीके से किया जा सकता है। अब अगर हम आते हैं असॉल्ट की डेफिनेशन पे, जो कि 351 में की है, हूएवर मेक एनी जेस्चर। देखो यहाँ जेस्चर की बात कर रहा है, एक्ट की बात नहीं कर रहा है, आपके भाव की बात कर रहा है, आपके जेस्चर से ये क्राइम हो जा रहा है। Whosoever make any gesture or any preparation intending, knowing it to be likely that such gesture or preparation will cause any person apprehend who makes that gesture or preparation is about to use। देखिए क्रिमिनल फोर्स में तो आपने फोर्स यूज कर दी, यहाँ पे फर्क क्या है कि उसको एक एप्रीहेंशन है आपके जेस्चर से, आपके प्रिपरेशन करने के तरीके से, उसको एक एप्रीहेंशन है कि आज आप क्रिमिनल फोर्स यूज करेंगे। जैसे कि भाई कोई मेरे बगल आके बैठ गया, एंड टिकिंग, अब जैसे मुझे लग रहा है कि दिस पर्सन इज अबाउट टू यूज क्रिमिनल फोर्स, उसने यूज नहीं करी, असॉल्ट में आपने क्रिमिनल फोर्स यूज नहीं करी, बट आई हैव एन एप्रीहेंशन, ओ भाई आज ये मेरे बगल बैठा है, ये लगता है मुझे आज मारेगा ही मारेगा। सो ये एक एप्रीहेंशन है। इसीलिए जब आप 352 देखेंगे तो वहां पे हेडिंग है पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स, सजा दोनों की सेम है। डेफिनेशन अलग अलग सेक्शन में है लेकिन सज़ा सेम है। आप देखिए, पढ़िए एक बार, पनिशमेंट फॉर असॉल्ट और क्रिमिनल फोर्स अदरवाइज देन ऑन ग्रेव प्रोवोकेशन। एक बात याद रखिएगा, इसमें लिखा है अदरवाइज देन ऑन ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। मैं आपको पिछली क्लास में ग्रेव प्रोवोकेशन बता चुकी हूँ। तो ये कह रहा है उसके अदरवाइज अगर किसी ने भी असॉल्ट या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया तो वो पनिशमेंट कितनी होगी? एक्सटेंडेड टू 3 months विद फाइन और एक्सटेंडेड टू 500 रुपीज़, मतलब 3 महीने तक की सज़ा है। सो अगर किसी के ऊपर इसका नॉर्मल क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हो ठीक है, लेकिन अगर किसी को उठा करके ज़ोर से एक थप्पड़ मार दिया तो आपने तो बहुत तेज़ी से फोर्स यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे साथ में और क्या हो रहा है हमने इसके पहले पढ़ा था। अगर आप पिछले क्लासेस से रिएक्ट कर सकें कि अगर हमने किसी को ज़ोर का थप्पड़ लगा दिया तो वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा? क्रिमिनल फोर्स तो यूज़ हुआ ही हुआ है, लेकिन एक और सेक्शन है जो यहाँ पे लगेगा, विच इज सेक्शन 352 के साथ साथ 323। उसको हर्ट नहीं हुआ, किसी को थप्पड़ मारा तो आप ये देखिए कि कभी कभी लॉ जो है ना वो ओवरलैप भी कर जाता है। हर जगह क्रिमिनल फोर्स यूज होगी। अगर आप हमने हर्ट पढ़ा था, ग्रीवियस हर्ट पढ़ा था, उन सब में क्रिमिनल फोर्स का यूज हुआ है, लेकिन कभी कभी लॉ भी ओवरलैप कर जाता है। अब अगर आप एक ही एक्ट को दो चीज़ों में भी ले सकते हैं, आपने किसी को थप्पड़ मार दिया तो वो 323 भी है और 352 भी है, लेकिन अब आप बुद्धि लगाइए, अब 352 आप कौन से में जाएंगे? 352 में सज़ा कितनी है? 3 महीने की, लेकिन एक थप्पड़ लगाओगे तो 323 में कितनी है? अप टू 1 year।
सो जब वहाँ पे 1 साल की सज़ा है और उसमें ज़्यादा है तो बट ऑब्वियस हम वो सेक्शन डालेंगे जिसमें कि सज़ा ज़्यादा है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आते हैं अपने डायरेक्ट सेक्शन 354 में, असॉल्ट। बेयर एक्ट में देखिए लिखा हुआ है, हुएवर असॉल्ट्स और यूज क्रिमिनल फोर्स टू एनी वुमन इंटेंडिंग टू आउटरेज or knowing it to be likely that he will thereby outrage her modesty shall be punished with an imprisonment, either description of shall not be less than 1 year which may extend to 5 years. सो अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके का, पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये मॉडेस्टी क्या है। देखो यहाँ पे कह रहा है whosoever assaults और uses criminal force, मतलब दोनों ही इसमें आता है, टू एनी वुमन। इससे हमें ये पता चलता है कि ये सेक्शन जो है वो एक वुमेन सेंट्रिक सेक्शन है। ये सेक्शन जो है वो वुमेन सेंट्रिक है। कैसे पता चला? क्योंकि इसकी लाइन में लिखा हुआ है टू एनी वुमेन। यहाँ विक्टिम जो है वो ऑलवेज वुमेन होगी। फर्दर दिस सेक्शन सेज, या तो किसी की इंटेंशन थी या तो नॉलेज थी, या तो उसकी क्लियर इंटेंशन थी कि ये मेरे दिमाग में है कि मुझे ये करना ही है क्योंकि इससे ये होगा, और या तो उसकी नॉलेज थी कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये हो सकता है। टू आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन इज एक्चुअली वुमेन का जो वुमेनहुड होता है, आप जैसे हिंदी में कहते हैं मर्यादा, जो वुमेन कैरी करती है। बहुत बार ये डिबेट हुआ है कि मॉडेस्टी जो है वो वुमेन के प्राइवेट पार्ट्स में होती है, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट में कहा है कि नो, वुमेन अपने पूरे बॉडी में अपना वुमेनहुड कंटेन करती है और उसका हर पार्ट में उसकी मॉडेस्टी होती है। अगर ये सब आपके भाव पे डिपेंड करता है, अगर आप किसी वुमेन का हाथ भी पकड़ रहे हैं और आपका भाव उसके लिए सही नहीं है तो यहाँ भी आप उसकी मॉडेस्टी को आउटरेज कर रहे हैं और आप एक क्राइम कर रहे हैं। सो दिस इज द आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन which never relates to private part of a woman, but yes, the whole womanhood, the whole body who is containing the modesty of a woman, वो आप कहीं भी इन्फ्रिंज कर सकते हैं। हाँ, आप दोस्त यार हैं, हाथ तो कोई भी किसी का पकड़ता होगा, बट आपका भाव बहुत मायने रखता है कि आपने उसका हाथ किस भाव से पकड़ा। अगर आपकी क्लियर इंटेंशन है, आप अच्छी नीयत से पकड़ रहे हैं, दोस्ती में पकड़ रहे हैं, तो आप कोई मॉडेस्टी आउटरेज नहीं कर रहे हैं। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा लैंडमार्क जजमेंट है, रूपम देव बजाज वर्सेस केपीएस गिल। इसमें आप ध्यान दीजिएगा कि रूपम देव व केपीएस गिल जो है वो एक डेकोरेटेड आईएएस ऑफिसर थे, और रूपम देव बजाज वाज आल्सो एन आईएएस ऑफिसर ऑफ पंजाब कैडर। वंस इन अ पार्टी, गिल साहब ने कुछ थोड़ी बहुत ड्रिंक्स ले ली होगी और वो बार बार अपनी इस सहभागी को अपने पास बैठने के लिए बुला रहे थे। Whatever she thinks of, she was not comfortable to sit with that man. And laterly what happened कि when she was walking, so one slap जो है उन्होंने मैडम के बट पे टिक कर दिया। So slapping on her butt was of course outraging the modesty of that particular woman. और ये outraging modesty का सुप्रीम कोर्ट का वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें कि बाद में पनिशमेंट भी हुई थी। इसी के साथ साथ एक हमारे पास और भी था, एसपीएस राठौर वर्सेस राधिका। इसमें भी देवर आईपीएस ऑफिसर, वो हरियाणा कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे और वो टेनिस खेलने आते थे, जहाँ पे उन्होंने उस लेडी का एडवांटेज लिया और फिर बाद में तो भाई सज़ा सभी को होनी है, उनको भी हुई, एज इट वॉज प्रूव दैट दे हैव आउटरेज्ड दी मॉडेस्टी। तो यहाँ पर जो सारा गेम है ना, वो भाव का है, आपकी नीयत का है, आपके इंटेंशन का है और आपके नॉलेज का है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं कहना चाह रही हूँ। इट्स वेरी इजी। और पनिशमेंट जो है वो 1 साल से 5 साल के आगे तक दी हुई है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ऑफेंस के क्राइटेरिया के हिसाब से है। सिर्फ हाथ पकड़ लेने पे तो आपको नहीं, बट हाँ कुछ और ज़्यादा आपने कर दिया तो दैट कैन बी एडजस्टेड फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, अब हम आते हैं 509 पे। नाउ ओपन योर बेयर एक्ट्स एंड गो टू 509। सो अभी हमने पहले क्या किया, हमने 354 आपको बताया है। 354 A B C D ये मैं आपको एक साथ बताऊंगी। आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे जो हैं हमारे पास बाद में अमेंड किए गए हैं।
तो आप पहले आ जाए 509 में, ये क्यों अमेंड किए गए, कब लाए गए, ये मैं एक साथ आपको बताऊंगी। सो कमिंग डाउन टू सेक्शन 509, ओके। सो 509 इज वर्ड, अब देखिए, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन। और ये दोनों आप देखेंगे, दोनों में वर्ड मॉडेस्टी आ रहा है, तो समहाउ कहीं पे ये दोनों आपस में को रिलेट भी कर रहे हैं, इसीलिए मैंने उसके बाद 509 को लिया। सो अगर आप 509 में देखें, अभी आपने पढ़ा आउटरेजिंग, अब यहाँ आप पढ़ेंगे इंसल्टिंग द मॉडेस्टी, हुएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट। आपके बेयर एक्ट में लिखा है हुएवर इंटेंडिंग टू इंसल्ट, मतलब इंटेंशन होनी चाहिए ऑफ एनी वुमन अटर्स, यहाँ भी ऑफ एनी वुमन है तो ये वुमेन सेंट्रिक सेक्शन हो गया। अटर्स एनी वर्ड, अटर्स एनी वर्ड का मतलब जैसे हम कभी कभी कह देते हैं ओए होए अरे क्या लग रही हो, सो ये भी नहीं कह सकते किसी को, गलत नियत से मत कहिएगा कभी। सो इस तरीके का अगर आपने कोई शब्द निकाला, मेक्स एनी साउंड, साउंड मतलब सीटी मारना, कोई ऐसा साउंड करना जिससे कि वुमन इरिटेट हो रही हो। और जेस्चर, जेस्चर आप समझ सकते हैं, कोई गलत जेस्चर देना, बिना किसी की इजाज़त के उसको फ्लाइंग किस करना, या कोई ऐसे पोज बनाना जो कि महिला को उसकी मॉडेस्टी को इंसल्ट करते हों। और एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट, एग्जिबिट्स एनी ऑब्जेक्ट का मतलब है ऑब्जेक्ट है स्टैंड विद ऑब्सेस्टिनी, मतलब मैं ऐसा शेयर करना थ्रू सम ऑब्जेक्ट और जो कि कुछ रिसेंबल करता हो या रिलेट करता हो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी से, ऐसे किसी भी तरीके के ऑब्जेक्ट को दिखाना, ठीक है, या फिर उसकी प्राइवेसी में इंट्रूड करना अपॉन द प्राइवेसी ऑफ ए वुमन। देखो यहाँ पर 3 साल तक की सज़ा है और असॉल्ट और क्रिमिनल में 5 साल, बिकॉज इन 354 आप थोड़ा आगे बढ़ गए, आप 354 में थोड़ा आगे बढ़ गए थे, बट हेयर आप दूर से इशारे से ही अपना सारा काम कर रहे हैं। 354 में आपने क्रिमिनल फोर्स का और असॉल्ट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अपना काम जो है वो दूर दूर से कर रहे हैं, बोल के और एक्ट करके। सो दैट इज़ वाई यहाँ पे सज़ा 3 साल की है और वहाँ पे सज़ा 5 साल की है। अब देखो ऐसा क्यों, मतलब सिर्फ इशारे से, मतलब आदमी टच भी नहीं कर रहा, दूर से जेस्चर से, इशारे से, और फिर भी 3 साल की सज़ा। देखो लॉ ऐसा डिज़ाइन किया गया है टू कट द निप ऑफ द बट देन एंड देयर, सो इसीलिए उसने यहाँ पे सज़ा 3 साल की है। अब हम आएंगे 354A। देखो सबसे पहले नोट करो, ये 354A, B, C और D, ये चारों जो हैं ये आपके नए ऐड किए गए हैं और ये सब हुआ है 2013 में। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि 2013 में अमेंडमेंट आया जस्ट बिकॉज ऑफ पॉस्को। जब हम पॉस्को बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, तो बट ऑब्वियस है कि बहुत सारे नए चैलेंजेस हमारे पास थे, तो हमने जो जो चीज़ें पॉस्को में ऐड की वही हमने यहाँ भी अमेंडमेंट के थ्रू महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए ऐड की हैं। So these all were amended and added. These all were added actually, not amended. These all were added in 2013. अब 354A जो है वो बात करता है सेक्सुअल हेरेसमेंट की। सो स्टूडेंट्स अब आप 354A देखेंगे। 354A बात करता है सेक्सुअल हेरेसमेंट की। किस तरीके के सेक्सुअल हेरेसमेंट की? पहला कहता है अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, मतलब यहाँ पे भी विक्टिम वुमेन होगी और मैन के द्वारा ये एक्ट कमिट किए जाएंगे। कौन से एक्ट? सबसे पहला है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांसेस इन्वॉल्विंग अनवेलकम एंड एक्सप्लिसिट सेक्सुअल ओवररीच, मतलब ये किसी के संग फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाना। सेकेंड आप पढ़ लीजिएगा जो कि कहता है किसी को किसी के नाम के बदले में, किसी को किसी के काम के बदले में सेक्सुअल फेवर लेना। ज़्यादातर हम ये ऑफिसेज़ वगैरह में देखते हैं, जो जूनियर्स होती हैं या जो भी है, आजकल ये थोड़ा सा हो जा रहा है कि अगर आप किसी की सैलरी इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आप उससे कुछ डिमांड कर ले रहे हैं, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो उससे कुछ डिमांड कर ले रहे हैं। और चलिए अगर रेगुलर और जनरल लाइफ में मैंने तो कभी नहीं देखा, बट ऑफकोर्स है टीवी और सिनेमा जो हमें दिखा रहे हैं, तो आप उससे ये समझ सकते हैं कि ये सेकेंड पॉइंट क्या कहता है। थर्ड पॉइंट कहता है शोइंग प्रोनोग्राफी टू अ वुमन अगेंस्ट हिज विल। एवरीबडी नोज कि अगर आप कोई ऐसी सेक्सुअल एक्सप्लिसिट मूवी दिखा रहे हैं जो कि औरत देखने में इच्छा नहीं रखती है, तो ये भी आप
और एक बात ध्यान रखिएगा, पहले इतना वाइड नहीं था ये सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन जितना वाइड इस अमेंडमेंट से हुआ, एडिशन से हुआ है। सो हमने जो चीज़ें ग्रेजुअली नोटिस की हैं कि वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन या फिर किस किस तरीके से सेक्सुअल हेरेसमेंट बढ़ता जा रहा है, तो हमने उन चीज़ों को भी अब इस 2013 के द्वारा ऐड ऑन कर दिया है। इसके बाद आता है मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। अब ये सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स क्या होते हैं, इसको आप समझने की कोशिश करें तो मतलब ये कि कोई ऐसा एक्शन करना जो एक्शन हम एक सेक्सुअल एक्टिविटी या उस कॉन्टैक्ट में यूज़ करते हों। सो दीज ऑल कम्स अंडर सेक्सुअल हेरेसमेंट। हम कई बार कई चीज़ों में पढ़ते हैं कि अरे उसने उसके खिलाफ सेक्सुअल हेरेसमेंट की कंप्लेन कर दी, तो मेरे इतने बताने से आपको समझ में आ जाएगा कि या तो उसने उसके साथ फिजिकल कांटेक्ट बनाने की कोशिश की, या फिर उससे कोई फेवर डिमांड किया एक फेवर देने के बदले में, या फिर उसको प्रोनोग्राफी दिखाई होगी, या फिर सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क। तो यू कैन गेस इट आउट कि ओके इन केसेस में ही सेक्सुअल हेरेसमेंट लगता है। अब एज वी हैव ऑलरेडी सीन द पनिशमेंट इज ड्राफ्टेड अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। तो अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि किसी ने फिजिकल कांटेक्ट किया है तो उसकी पनिशमेंट, या किसी ने कोई रिक्वेस्ट सेक्सुअल फेवर का डिमांड किया उसकी पनिशमेंट, और प्रोनोग्राफी दिखाने की पनिशमेंट एक कर दी जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो पनिशमेंट भी ग्रेविटी के हिसाब से होती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो ऑफेंसेस हैं 1, 2, 3 वो एक्सटेंडेड है 3 ईयर्स तक, लेकिन जो क्लॉज 4 है जो सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क है वो 1 साल तक है। सो आप देखिए लॉ कितना क्लियर है अपनी चीज़ों को लेके। पनिशमेंट भी उन्होंने उसी अकॉर्डिंग दी है जिस अकॉर्डिंग आपका क्राइम की ग्रेविटी है। सो ये आपका हो गया 354A। और याद रखिएगा हम सिर्फ ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, हम अभी सब सेक्शंस में डेप्थ पे लौटेंगे, ठीक है। अब 354A के बाद हमारा आता है 354B। 354B क्या कहता है, आइए देखें। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब। अच्छा, डिसरोब का मतलब क्या होता है? डिसरोब का मतलब होता है कपड़े उतारना, ठीक है। मैं इसको और क्लियर करती हूँ आपको कि किसी को अनड्रेस्ड करने की कोशिश करना। डिसरोब एग्जैक्टली मीन्स किसी को अनड्रेस्ड करने की कोशिश करना। सो विद इंटेंट टू डिसरोब, तो पहला ही वर्ड कहता है कि आपकी नीयत या इंटेंशन है किसी महिला के कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हैं आप, तो विद इंटेंशन कर रहे हैं। और आपका इंटेंशन क्या होगा? कपड़े उतार के कोई उस महिला के साथ आप कोई बहुत अच्छा काम तो करेंगे नहीं, तो वो इंटेंशन आपकी कुछ भी हो सकती है। यहाँ क्या होगी ये हमें देखना है। ये कहता है एनी मैन हु असॉल्ट्स और यूजेस क्रिमिनल फोर्स, मतलब या तो असॉल्ट करके, या तो महिला को उसके कपड़े उतारने का फियर दिखा के, एप्रीहेंड करके कि मैं उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स, या फिर एक्चुअली फोर्स यूज करके उसको डिसरोब करने की कोशिश करता है, या फिर उसको कंपेल करता है नेकेड होने के लिए। सो यहाँ पे आपकी जो सज़ा है वो 3 इयर्स है, जो कि 7 इयर्स तक एक्सटेंड हो जाएगी। ये बात याद रखिएगा, इसको 7 इयर्स तक एक्सटेंड क्यों किया गया। रीज़न बिहाइंड दिस, और यू कैन से द लॉजिक बिहाइंड दिस लॉ और दिस पनिशमेंट की सबसे बड़ी बात है, मैंने आपको हमेशा बताया कि औरत अपने पूरी बॉडी में अपना वुमेनहुड कैरी करती है, अपनी मॉडेस्टी कैरी करती है। सो अगर आप किसी वुमेन को डिसरोब करते हैं तो वो इक्वली है कि वो उसके बाद शी विल बी सो अशेम्ड कि क्या पता वो, मतलब इस ग्रेविटी के क्राइम को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। और अगर आप डिसरोब कर रहे हैं तो इसका मतलब आप पहला स्टेप, ये भी हो सकता है कि आप पहला स्टेप रख रहे हो रेप करने के प्रति, बिकॉज रेप कपड़ों में तो होता नहीं है, तो ये इसीलिए इसकी सज़ा इतनी रखी गई है। सो नाउ आई थिंक ठीक है, 354C पे आ जाइए। 354C है आपका वॉयरिज्म। एक बात याद रखना, वॉयरिज्म से क्या याद कर सकते हो? वीडियो। अब आई विल एक्सप्लेन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। वॉयरिज्म का मतलब होता है वॉचेस और कैप्चर्स द इमेज ऑफ ए वुमन एंगेजिंग इन प्राइवेट एक्ट। अब ये प्राइवेट एक्ट चाहे उसके साथ ही क्यों ना हो, मतलब मेरा ये है कि प्राइवेट एक्ट में वॉशरूम में नहाना भी आता है, प्राइवेट एक्ट में सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने आता है। अगर आप अपनी ही गर्लफ्रेंड के साथ की हुई सेक्सुअल एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी वॉयरिज्म है, एंड यू आर लाइबल टू गेट पनिश्ड।
बिकॉज वॉचिंग और कैप्चरिंग एनी प्राइवेट मोमेंट ऑफ ए वुमन इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द आइज ऑफ लॉ. सो यहाँ पे क्या होता है, वेयर शी वुड रीजनेबली हैव एक्सेप्शन ऑफ नॉट बीइंग सीन. जहाँ पे जैसे आप ये समझिए, इसका आगे का कहने का मतलब ये है कि वुमन अपने घर में है, अपने बाथरूम में है, बट ऑब्वियस है वहाँ पे उसके माइंड में ये होता है, उसको रीजनेबली ये एक्सपेक्टेड होता है कि ये मेरा वॉशरूम है और यहाँ मुझे कोई नहीं देख रहा. So whatever private act she is performing with a very reasonable expectation that nobody is watching her. ऐसे में अगर आप उसको वॉच करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कैप्चर करते हैं, तो वो वॉयरिज्म के अंडर पनिशेबल है. Even if a woman is performing a sexual activity in her bedroom, she is very well known. आप क्या कोई बॉयफ्रेंड ये बोल के सेक्स करता है कि नहीं मैं आज तुम्हारी वीडियो बनाऊंगा? Nobody does. सो दिस इज वॉट, वहाँ पे उसको एक ये रीजनेबली एक्सपेक्टेशन होता है कि नो बडी इज़ वॉचिंग हर. सो ऐसे केसेस में अगर आप उसे वॉच कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे लाइबल हैं 354C में वॉयरिज्म के अंडर. एक बात और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन इससे कभी कभी रिलेटेड आता है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के लिए किसी स्पाई को रखा, कभी कभी डिवोर्स के कुछ ग्राउंड्स ऐसे होते हैं, जैसे एडल्ट्री इज़ वन ऑफ द ग्राउंड फॉर डिवोर्स, और एडल्ट्री प्रूव करना कैसे पता चलेगा कि अरे भाई किसी का अफेयर है. सो अगर ऐसे में आप हस्बैंड होकर के वाइफ के लिए कोई स्पाई रखते हैं, कोई जासूस रखते हैं, और वो रिकॉर्ड करता है, कैप्चर करता है आपके बिहाफ पे चीज़ें, तो ये तो माइंडेड करिएगा, मे बी आप उसको एविडेंस में शो कर सकते हैं, बट येस ऑफ कोर्स यू आर liable of getting punished under section 354C, that is voyeurism. ये क्वेश्चंस आ जाता है कभी कभी, तो मैंने आपको बता दिया. सो अब इसके हम अगर आगे का सेक्शन देखते हैं, हाँ इसमें एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो रीडिंग आप अपने आप से कर लीजिएगा बेयर एक्ट का. इसमें एक बात लिखी हुई कि अगर आपने पहली बार ऐसा किया, पहली बार एक फ़ोटो वोटो खींच ली थोड़ा बहुत हीरो बनने के चक्कर में, तो आपको 1 ईयर की सज़ा है. सेकेंड टाइम कर दिया अगर, इफ़ यू रिपीटेड योर सेल्फ अगेन, इफ़ यू आर नॉट गेटिंग, जैसे कभी कभी आपको पता नहीं चलता है कि ओ इस चीज़ को कैप्चर करना, इस चीज़ को रिकॉर्ड करना वॉयरिज्म होता है. अब आपको पता चल गया, आप 1 साल की सज़ा काट के आ गए, फिर भी आपकी बुद्धि नहीं खुली और आपने अगर दोबारा वो काम किया, तो आपको वहाँ पे सज़ा मिलेगी. देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर ऑफ ए टर्म नॉट लेस देन 1 ईयर बट विच मे एक्सटेंड टू 3 years. एंड इसके बाद सेकेंड और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच नॉट लेस देन 3 years एंड विच मे एक्सटेंड टू 7 years. तो मिनिमम यहाँ 3 साल की सज़ा तो है, जो कि 7 साल तक जा भी सकती है, ये देखते हुए कि आपने किस तरीके के एक्ट को कैप्चर किया और उसके बाद आपने क्या किया. अब हम बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सेक्शन पे आएंगे, 354D. आजकल जैसे हमने आपसे पहले भी कहा था कि आपने एक वर्ड सुना हुआ होगा सेक्सुअल हैरेसमेंट, जिसको आज हमने जाना कि एक्चुअली में सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, क्या कंटेंट होने चाहिए जिससे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रूव हो जाए. उसी तरीके से अगर आप देखें तो हमारे पास एक सेक्शन है 354D जो कि बात करता है स्टॉकिंग. स्टॉकिंग भी एक बहुत नॉर्मल सा वर्ड है, बहुत चर्चित है, ज़्यादातर औरतें महिलाएं अक्सर कहती हैं ये मुझे स्टॉक कर रहा है. अब हमें देखना होगा स्टॉकिंग होता क्या है, और हमेशा आदमी ही औरत को स्टॉक करता है, तो ऐसा क्या है इस स्टॉकिंग में. सो अगर हम देखें स्टॉकिंग, पहले लिखा होता है एनी मैन हु, मतलब एक आदमी ही करता है. और क्या क्या करता है कि वो स्टॉकिंग में आ जाता है, किसी का पीछा करना, लिखा है फॉलोज अ वुमन, उससे बात करना, जैसे कि आज पहले एक टाइम था या अभी भी है, लोग चलते चलते बोलते एक्सक्यूज़ मी मैम, एक्सक्यूज़ मी मैम बोल के अगर आप उनका पर्स गिर गया, रुमाल गिर गया, वो दे रहे हैं तो वो स्टॉकिंग नहीं है. बट एक्सक्यूज़ मी बोल के अगर आप उनसे ऐसा कोई कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं जो कि क्लियर इंडिकेशन दे रहा हो वुमन को कि ये बार बार आप किसी बहाने से उससे मिलना चाह रहे हैं, उससे बात करना चाह रहे हैं, उसको फॉलो करना चाह रहे हैं, और जिसमें कि वो वुमन रेजिस्ट कर रही है खुद को, शी डजंट वांट टू, शी इज़ नॉट कंफर्टेबल विद यू, सो दिस ऑल इंक्लूड्स योर स्टॉकिंग. और एक बात याद रखिएगा, स्टॉकिंग एक बार से कभी नहीं होती, स्टॉकिंग बार बार करने से ही होती है.
सो अब यहाँ पे जैसे नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इफ़ अ वुमन सेड नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, गेट आउट, और फिर भी आप उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं, किसी तरीके से आप उससे मिलना चाह रहे हैं, तो ऐसा होता है। आगे हम देखते हैं, डिस्पाइट अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ मॉनिटर्स द यूज बाय अ वुमन ऑफ द इंटरनेट, ईमेल और एनी अदर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। मतलब ये देखिए, पहले तो याद रखिएगा कि उसी एक्ट को बार बार रिपीट करते हैं, देन इट कम्स अंडर स्टॉकिंग। सो व्हाट इज प्रोहिबिटेड इज रिपीटेडली फॉलोइंग अ वुमन, repeatedly trying to contact a woman, repeatedly trying to attempt to contact a woman who has shown disinterest in your proposal। ठीक है। दूसरा है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी आप उसको रिपीटेडली फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि FB पे कुछ भेज रहे हैं, व्हाट्सएप पे हाई भेज रहे हैं, GIF भेज रहे हैं, the girl is not interested and she is not replying back you, but you are again and again and again, so this is something also comes under stalking। एक चीज़ याद रखिएगा, ये सेक्शन 2013 में ऐड क्यों करे गए मैंने आपको बताया था, इसकी वजह है पॉस्को एक्ट आया, वहाँ पे नए टर्म यूज़ करे गए। सो आपने चिल्ड्रन को तो वहाँ पर प्रोटेक्ट कर दिया, व्हाट अबाउट द लेडीज़, तो उन्होंने ये कॉरेस्पॉन्डेंस प्रोटेक्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया लेडीज़ के लिए। ठीक है। अब अगर हम इसका स्टॉकिंग का प्रोवाइज़ो देखें, तो प्रोवाइज़ो में है कि मान लो कोई पुलिस वाला चल रहा है और किसी लड़की के पीछे पीछे, अब कल को आप कहोगे कि भाई पुलिस वाला भी मेरे संग स्टॉकिंग कर रहा है, दैट वुमेन इज गोइंग अंडर थ्रेट और सम क्राइम कैन बी कमिटेड विद हर, सो वो सीक्रेटली अगर फॉलो करता है, तो ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। कि देखिए, हमेशा स्टॉकिंग में 2-4 चीज़ें होती हैं। रीज़न, जैसे पहली ही लाइन में लिखा हुआ है अ मैन हु फॉलोज अ वुमन, किस लिए, कहीं ये नहीं दिया है कि उस वुमन के इंटरेस्ट में अगर उसको फॉलो कर रहा है, बार बार फॉलो कर रहा है, या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में कोई पुलिस वाला किसी औरत को फॉलो कर रहा है, तो दैट नेवर कम्स अंडर स्टॉकिंग। इसमें आपको पता है कि भाव का सारा मामला, आपकी नीयत क्या है उसको देखने की, उससे बात करने की, उसके मना करने के बाद, तो आप भी समझते हो और मैं भी समझ रही हूँ, तो यहाँ सब यही सब मामला है। इसमें भी पहला कन्विक्शन 3 साल का है और सेकेंड या करस्पॉन्डेंस कन्विक्शन 5 साल का है। बाकी आप बेयर एक्ट को एक बार अच्छे से पढ़िएगा ज़रूर, और हम उसमें भी आएंगे व्हेन आई विल कम बैक टू द डेप्थ ऑफ दिस ऑल सेक्शन, तो हम इसको फिर से वो करेंगे। हम अभी पीछे डिस्कस भी कर रहे थे कि 354A से लेके D तक जितने भी एडिशन हुए हैं, ये सब पॉस्को के 2013 में आने के बाद हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बदलाव आया है, तो बट ऑब्वियस है कि हम बात करने जा रहे हैं सेक्शन 375 रेप की। तो रेप में भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले क्या होता था कि रेप का मतलब होता था सेक्सुअल एक्टिविटी जिसमें कि पेनिट्रेशन इन्वॉल्व होता था। अब क्या है कि पेनिट्रेशन हो ना हो, कई ऐसी चीज़ ऐड कर दी गई हैं जो कि कम्स अंडर द एम्बिट्स ऑफ रेप। सो अभी क्या हुआ कि हुएवर हैज सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अ वुमन, पहले ऐसे ही होता था विदाउट हर कंसेंट, अगेंस्ट विल, ऐसा कोई किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता था तो वो रेप कहलाता था। लेकिन अब क्या हो गया है कि पेनिट्रेशन, अब जब मॉडर्न वर्ल्ड आया तो उसमें सेक्सुअल ऑफेंसेस को देखा गया। निर्भया के केस के बाद क्या हुआ था ये सब आपको पता ही है कि किस तरीके से लोग कैसे कैसे करने लगे थे। तो इन सब चीज़ों को भी हमने रेप की परिभाषा में कंक्लूड कर दिया। सो अब जो रेप है वो कैसा है वो मैं आपको थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगी। सो कमिंग डाउन टू सेक्शन 375, अ मैन इज सेड टू कमिट रेप इफ़ ही, सबसे पहला कहता है पेनिट्रेट his penis to any extent into the vagina, mouth, urethra, anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person, or inserts to any extent any object or part of the body not being the penis into vagina, the urethra or anus of a woman, or makes her to do so with him or any other person। मतलब पेनिट्रेशन है पेनिस का वेजाइना, माउथ, यूथ्रा, एनस किसी में भी, या फिर ऑब्जेक्ट का, तो इन दोनों ही सिचुएशन में आप उसके साथ रेप ही कमिट कर रहे हैं। सी कहता है मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए वुमन सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन इनटू दी वेजाइना यूथ्रा, मतलब ये कि आप उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, उसकी बॉडी को मैनिपुलेट कर रहे हैं सो दैट आप उसके साथ पेनिट्रेशन कर सकें, या फिर अप्लाइज हिज माउथ टू वेजाइना, एनस, यूरेथ्रा ऑफ ए वुमन और मेक्स हर टू डू सो। तो अब ये सब रेप है, अब सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स और पेनिट्रेशन रेप नहीं है, अब ये सब कुछ डेफिनेशन ऑफ रेप है। इसकी पहली कंडीशन है अगेंस्ट हर विल होना चाहिए, दूसरी कंडीशन है विदाउट हर कंसेंट होना चाहिए।
Thirdly, with her consent. When her consent has been obtained by putting her or any person whom she is interested in fear or death. आप मूवीज़ देखते हैं, मूवीज़ में अक्सर होता है कि लड़की के बॉयफ्रेंड को कैप्चर कर लिया जाता है और फिर कहा जाता है कि अगर इफ़ यू आर नॉट परफॉर्मिंग दिस विद मी देन ऑफ कोर्स आई विल किल हिम. सो पुटिंग एनीबडी, पुटिंग हर इनटू अ फियर और पुटिंग anybody who is close to her into fear just to get the advantage to have a sexual intercourse, this is also rape. So this situation is also important. Fourthly, with her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married. यहाँ husband के consent की बात करी गई है. With her consent, when at the time of giving such consent by reason of unsoundness of mind, intoxication, she is unable to understand the nature and consequences of that which she is giving consent. तो जिस समय वो कंसेंट दे रही थी या तो वो इंटॉक्सिकेटेड थी या तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड थी, तो यहाँ हो गया. सिक्सथली, विद और विदाउट हर कंसेंट व्हेन शी इज अंडर 18. माइनर में तो कंसेंट का कोई मामला नहीं, कंसेंट दिया और ना दिया और रेप ही है. सेवेंथली, व्हेन शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, जब वो अपनी कंसेंट को बोल नहीं पा रही थी, मे बी डम और डेफ हो. ठीक है, सो ये हो गया. सो दिस इज एक्सप्लेन टू कंसेंट. बाकी हम इसको और अच्छे से जब पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताऊंगी. अब हम आते हैं पनिशमेंट ऑफ रेप में. तो पनिशमेंट ऑफ रेप क्या है? वैसे तो 7 साल है, लेकिन अगर आप बेयर एक्ट को पलटेंगे और देखेंगे तो एक सेकंड क्लॉज दिया हुआ है. इस सेकंड क्लॉज में पनिशमेंट जो है वो डिफरेंट कैटेगरी में कैटेगराइज्ड की गई है कि अगर कोई पुलिस वाला है और उसके पुलिस स्टेशन और उसकी कस्टडी में एक महिला है और वहाँ पे अगर उसने रेप कंडक्ट कर दिया तो वहाँ पे पनिशमेंट क्या होगी. मतलब दिस इज़ अ लिस्ट जहाँ पे 10 साल की पनिशमेंट, और ये हम सब डेप्थ में एक बार डिस्कस करेंगे जब मैं इसको डीप में ले जाऊंगी. अभी मैंने आपको बता दिया. मैंने आपको ये भी बताया था कि रिग्रेस इम्प्रिजमेंट अगर बुक में लिखा है तो वो रिग्रेस ही होगी. सो आज हम अब आ रहे हैं लास्ट सेक्शन पे, ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन में. 498 है. वैसे ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन का एकदम एग्जैक्ट डायरेक्टली कनेक्शन तो नहीं है, बट ऑफकोर्स आप इसे भी पढ़ लें. तो अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस 351, हमने आज 11 सेक्शंस बात में उनके इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए. 498A जो है वो सेक्सुअल ऑफेंस नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, बट मैरिज, जहाँ पर शादी के बाद हस्बैंड और उसके रिलेटिव कोई क्रूएलिटी कमिट करते हों. क्रूएलिटी इज़ नीड नॉट टू बी सेक्सुअल, बट ताना मारना भी हो सकता है. हस्बैंड इज़ ऑलवेज अ मेल, बट रिलेटिव कैन बी एनी मेल और फीमेल. ठीक है. क्रूएलिटी को आगे डिफाइन भी करा गया है. क्रूएलिटी नीड नॉट टू बी फिजिकल, इट कैन बी इमोशनल ऑल्सो. एक चीज़ याद रखिएगा, इसीलिए एविडेंस एक्ट में ये बिल्कुल क्लियर है, कैरेक्टर ऑफ ए वुमन हैज़ नथिंग टू डू विद ऑल दिस, नो मैटर शी इज़ अ, मतलब अगर वो सेक्सुअल वर्कर भी है, अगर प्रोस्टिट्यूट ने भी आपको बोला है नो आई डोंट वांट टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, और आप अगर ज़बरदस्ती उसके साथ कर रहे हैं तो वो भी आप पे रेप चार्ज लगा सकती है. सो लॉ इज़ ओपन फॉर ऑल. ये नहीं है कि ये उसका जीने का तरीका है, या इफ़ शी इज़ ट्राइंग टू अर्न, वो अपना प्रोफेशन कैरी कर रही है, सो शी इज़ नॉट अ लेडी. ऑफकोर्स शी इज़ ऑल्सो अ लेडी. एक इसी पे क्वेश्चन आया था मेरे पास कि क्या डेड बॉडी के साथ भी सेक्स किया जा सकता है, क्या सेक्शन लगेगा. तो आप एक बात को समझिएगा, जब हम व्हेन वी आर सर्वाइविंग, वी आर लिविंग, देन वी आर कैटेगराइज्ड अंडर मेल एंड फीमेल. But when we are not living, we are declared as dead, then we are only a body. Body is never a male, never a female. ठीक है. ऐसे में क्या होगा, आप एक बार सेक्शन 297 देखिए. Trespassing on burial places, etc. Whoever with the intention of wounding the feelings of any person or of insulting the religion of any person, or with the knowledge that the feeling of any person are likely to be wounded, commits any trespass in any place of worship, any place of sepulture, or any place set apart of the performance of funeral rites, human corpse, in इसको आप पढ़ लीजिएगा, shall be punished with imprisonment may extend to 1 year or fine or both. देखिए इसमें indignity of human corpse,
भाई मरने के बाद ह्यूमन कॉप्स ही तो रह गए, मेल या फीमेल तो रह नहीं गए। तो ये ह्यूमन कॉप्स की बात सेक्शन 297 में करी गई। सो एक इसको भी आप अपने कम्युनिकेशन में रखिएगा, जब हम डेप्थ में पढ़ेंगे तो हम इसी तरीके से इसको आपको बताते रहेंगे। सो दिस इज़ फाइनल फॉर टुडे क्लास ऑल्सो। We have completed 11 to 12 sections which were related to offences against women, sexual offences and one marital offences also. And of course मैं आपको कुछ इस क्लास में और ये कहना चाह रही थी कि मैं आपको थर्सडे से थर्सडे क्लासेस दिया करूँगी, और साथ ही में मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि एक और, जैसे एक हैवी सब्जेक्ट आईपीसी चल रहा है हमारा, एक लाइट सब्जेक्ट हिंदू लॉ से स्टार्ट करूँ। उसकी भी क्लास आपको जल्द मिलेगी और उसका डे मैं आपको बता दूंगी। साथ ही में लेटर ऑन जब हमारा आपका कनेक्शंस बहुत अच्छा हो जाएगा और मुझे लगेगा कि मेरे पढ़ाने से आप पीपल आर, इट इज़ रीचिंग आउट टू यू ऑल एंड यू ऑल आर एंजॉइंग एंड यू आर गिविंग मी अ गुड रिस्पॉन्स, देन ऑफ कोर्स मैं प्रैक्टिकल एडवोकेसी भी आपको पढ़ाऊँगी। ये आपको कहीं नहीं मिलता। मतलब अगर मेरे बच्चे जुडिशियल ऑफिसर नहीं बन पाए तो एटलीस्ट मुझे ये कि वो प्रैक्टिकल एडवोकेसी से अपने अच्छा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे। मैं उसकी भी क्लास जल्दी आपके लिए शुरू करूँगी। सो डन फॉर द डे, वील मीट इन नेक्स्ट क्लास with many new and more sections. Thank you.